नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंजीनियर्स बग चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हम लोगों ने ईएमआई का लास्ट क्लास देखा था, तो हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था एसी ब्रिजेज, इन विच हम लोगों ने देखा था कि डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उन दोनों में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो एक डीसी ब्रिज है वो केवल रेजिस्टेंस के लिए उनकी वैल्यू मेजर करेगा फॉर लो, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस, और उनके हम लोगों ने मेथड इसके प्रीवियस यूनिट में हम लोगों ने देख लिया था। अब हमने देखा है कि एसी ब्रिज में क्या क्या और मेजर करना पड़ेगा। तो एसी ब्रिज में हम लोग जब एसी की बात आ जाती है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, देन फ्रीक्वेंसी, तो इन चार चीजों को हम लोग मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस तो एक्चुअल में ये कह सकते हैं हम लोग कि अंडरस्टूड सी चीज है कि वो तो फाइंड आउट ऑटोमेटिकली हर ब्रिज से हो ही जाएगा, पर हम लोग को रेजिस्टेंस के फाइंड आउट करने के मेथड हम लोग देख चुके हैं, तो उनसे हमें लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों को लेना देना किनसे है, हम लोगों को क्या सीखना है, मेनली हम लोगों को सीखना है मेरे बच्चों की इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उनको फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से ब्रिजेज यूज आते हैं। तो फर्स्टली क्वेश्चन तो केवल और केवल ये आ जाता है, कि कौन सा ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है, केवल और केवल। कि आपका बोल दिया कि मैक्सवेल ब्रिज किसके लिए, डिसोटी ब्रिज किसके लिए, शेयरिंग ब्रिज किसके लिए, विंस ब्रिज किसके लिए। तो फर्स्टली तो हम लोगों को ये क्लासिफाई करना है कि कौन से तो आपके इंडक्टेंस को मेजर करेंगे और कौन से आपके कैपेसिटेंस को मेजर करेंगे। देन हम लोग का दूसरा चीज कि कोई भी एक आपको ब्रिज दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दूसरी चीज हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये ब्रिज बना कैसे, इसमें क्या क्या कनेक्ट हुआ है। तीसरा चीज पूछा जाएगा क्वालिटी फैक्टर, और पूछा जाएगा आपसे क्या, डिसिपेशन फैक्टर। तो फर्स्ट चीज मैंने दो वर्ड बोले, क्वालिटी फैक्टर एंड डिसिपेशन फैक्टर। तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक चीज देख लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर ऑलवेज किसके लिए निकाला जाएगा, इंडक्टेंस के लिए। ऑलवेज किसके लिए निकाला जाएगा, इंडक्टेंस के लिए। जबकि आपका डिसिपेशन फैक्टर, कौन सा फैक्टर मेरे बच्चों, डिसिपेशन फैक्टर, ये किसके लिए फाइंड आउट किया जाएगा, कैपेसिटर के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों, कैपेसिटर के लिए। तो फर्स्टली तो क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस के लिए एंड डिसिपेशन फैक्टर कैपेसिटर के लिए। अब क्वालिटी फैक्टर की रेंज होती है मेरे बच्चों, इस क्वालिटी फैक्टर की तीन रेंज होती है, लो, मीडियम एंड हाई। एक्चुअल में क्वालिटी फैक्टर है क्या, क्वालिटी का मीन्स क्या हुआ, उपयोगिता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटी उसका कि कितना बेटर है। तो आपका क्वालिटी फैक्टर हम ये कह सकते हैं उत्कृष्टता गुणांक, हिंदी में अगर बात करूं तो उत्कृष्टता मतलब कितना बेटर है। तो क्वालिटी फैक्टर हमें से निकाला जाएगा किसके लिए, इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और डिसिपेशन फैक्टर किसके लिए, कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में। तो क्वालिटी फैक्टर अगर इंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर अगर लेस देन 1 है मेरे बच्चों, तो ये है लो। क्वालिटी फैक्टर अगर QF लेस देन 1 है तो ये क्या है, आपका लो। अगर क्वालिटी फैक्टर 1 से 10 की रेंज में है तो ये है आपका मीडियम। और अगर क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 है तो ये है आपका क्या, हाई क्वालिटी फैक्टर। क्या है मेरे बच्चों, हाई क्वालिटी फैक्टर। तो इस रूप में अब यहां पर हम लोगों ने क्लासिफाई किया है तीन ब्रिज को। कितने ब्रिज को, तीन ब्रिज को, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फॉर फ्रीक्वेंसी। इंडक्टेंस के लिए दो तरीके से, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब मैंने सेल्फ इंडक्टेंस का बात किया तो 5 ब्रिज है मेरे पास, मैक्सवेल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, हे ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड ओवेन ब्रिज। हर ब्रिज की एक
पर्टिकुलर क्वालिटी है, हर ब्रिज की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। तो मैक्सवेल का कि सर पता कैसे रहेगा कि इंडक्टेंस है, पता कैसे रहेगा कि मीडियम है, पता कैसे रहेगा कि हाई है? तो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, इसमें क्या आ रहा है m, इसमें क्या आ रहा है m, इसमें आ रहा है h। m मतलब मीडियम, m मतलब मीडियम, तो m आपका है मीडियम, ठीक है। h का मतलब हाई, तो हाई क्वालिटी फैक्टर हो गया। उसके बाद एंडरसन ब्रिज बचा लो क्वालिटी फैक्टर, और ओवेन ब्रिज आपका हुआ इंक्रीमेंटल चेंज के लिए। किसके लिए? इंक्रीमेंटल चेंज, किसमें? इंडक्टेंस के लिए। तो अब देखो m का मतलब m का मतलब मीडियम, तो ये है किसके लिए? मीडियम क्वालिटी फैक्टर के लिए। मीन्स 1 से क्वालिटी फैक्टर किसके बीच में? 10 के बीच में। ये भी किसके लिए? मीडियम क्वालिटी फैक्टर। 1 से क्वालिटी फैक्टर किसके लिए? 10 के लिए। h का मतलब क्या हुआ? हाई। m का मतलब क्या हुआ? मीडियम। तो h का मतलब हाई हुआ, तो ये है हाई क्वालिटी फैक्टर के लिए, हाई क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 के लिए। एंडरसन ब्रिज ये किसके लिए मेरे बच्चों? लो क्वालिटी फैक्टर। कुछ नहीं बचा तो एक है आपका लो क्वालिटी फैक्टर, और लो क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर लेस देन 1 के लिए। और ओवेन ब्रिज ये है इंक्रीमेंटल चेंज के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों? इंक्रीमेंटल चेंज इन इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में इंक्रीमेंटल चेंज के लिए, तो इंक्रीमेंटल चेंज मतलब L प्लस माइनस डेल्टा R। अब ये तो हो गए कौन से? आपके सेल्फ। अगर आपसे पूछ ले म्यूचुअल के लिए कौन कौन से होंगे, तो कैरी-फोस्टर ब्रिज और कैम्पबेल हैवी ब्रिज, ठीक है। अब ये तो हुआ आपका इंडक्टेंस। फॉर कैपेसिटेंस यहां पर है डिसोटी ब्रिज, मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज एंड शेरिंग ब्रिज। कौन कौन सा बच्चों? डिसोटी ब्रिज, मॉडिफाइड डिसोटी ब्रिज एंड शेरिंग ब्रिज। तो इन सबसे हम लोग क्या निकालते हैं? इन सबसे हम लोग निकालते हैं क्या? कैपेसिटेंस। और अकेला एक बचा हुआ है, वो किसके लिए? फ्रीक्वेंसी के लिए। तो वो कौन सा ब्रिज होगा? वेन्स ब्रिज। वो कौन सा ब्रिज होगा मेरे बच्चों? वेन्स ब्रिज, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर, डिसोटी और इन सब के लिए हम लोग बात करेंगे। कौन सा ब्रिज किसके लिए यूज किया जाएगा वो हम यूज करेंगे। तो आप एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें कि आपके टाइप्स ऑफ एसी ब्रिज में हम लोगों ने देखे हैं दो तरीके से, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी। दो चीजें याद रखनी है, क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस के लिए और डिसिपेशन फैक्टर कैपेसिटर के लिए होता क्या है वो हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्टली आपका फॉर इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस देयर आर 5 मेथड। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड ओवेन्स ब्रिज। तो मैक्सवेल में एम आ रहा है तो ये मीडियम, मैक्सवेल में एम आ रहा है तो मीडियम, है में एच आ रहा है तो हाई, एंडरसन बचा खुचा क्वालिटी लो वाला, और ओवेन ब्रिज इंक्रीमेंटल चेंज के लिए। उसके बाद कैपेसिटेंस के लिए डिसोटी, मॉडिफाइड डिसोटी एंड शेरिंग ब्रिज। अब कि सर मॉडिफाइड डिसोटी की जरूरत क्यों पड़ी या इनकी जरूरत क्यों पड़ी, वो सब जब हम लोग इनके पर्टिकुलर सर्किट देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे तो मैं वहां पर हर एक चीज का आपको ब्रीफली बताऊंगा कि क्यों हर एक चीज के मॉडिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ी है। और लास्टली आपका है फ्रीक्वेंसी के लिए वेन्स ब्रिज, और एक चीज यूज करूंगा मैं, वेंगर डिवाइस। कौन सी डिवाइस? वेंगर डिवाइस। तो वहां पर अगर अर्थ फोल्ड कैपेसिटेंस अगर आपका हो, अर्थ कैपेसिटेंस के कारण कुछ इफेक्ट हो, तो वहां पर हम लोग जोड़ते हैं वेंगर डिवाइस। कौन सी डिवाइस? वेंगर डिवाइस। तो वो कैपेसिटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आपने क्लासिफाई करनी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं कि फर्स्टली मैक्सवेल इंडक्शन ब्रिज कैसे होगा, कैसे सोल्व होगा। तो बच्चों फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस में फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं? फर्स्टली हम लोग देख रहे हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। अब याद रखने की चीज क्या है? ब्रिज को आपने याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों। तो अब वो टिपिकल नहीं है, आप एक दो बार जब देखेंगे तो ब्रिज अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो हमेशा फिक्स रहेगी,
कुछ चीजें हैं जो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बस एक चीज है कि सर क्या इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा और क्या इसमें एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा हुआ था, वो आपने ध्यान रखना है। जैसे मैक्सवेल इंडक्टेंस में इंडक्टेंस की बात होगी, पर मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस में हम लोग किसकी बात करेंगे, साथ में क्या भी जोड़ देंगे, कैपेसिटेंस। तो मैक्सवेल इंडक्टेंस में तो केवल और केवल क्या जुड़ेगा, इंडक्टेंस जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं ब्रिज बनाता हूं किस तरीके से। ये है आपका एक इंडक्टेंस ब्रिज। कौन सा ब्रिज है, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। करंट है, डिवाइड हो रही है, सारी चीजें हैं। तो ये है आपका एक इंडक्टेंस ब्रिज। R1L1 R2L2 मैंने ये मान चुका हूं कि ये मान लिया कि R2L2 आपका क्या है, ये आपका अननोन है। तो एक बार आप ये ब्रिज बनाए, फिर हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली सॉरी, अननोन है आपका ये है अननोन आर्म। मीन्स अपन ने R1 और L1 का मान फाइंड आउट करना है। अब तरीका क्या है, याद रखें, अपोजिट आर्म को मल्टीप्लाई करना है। और दूसरी बात, हाँ, मैं केवल एक दो में ही आपको सोल्यूशन करके बताऊंगा, बाकी आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने होंगे, और वहां पेपर में आप इतनी सारी चीजें याद नहीं रख सकते। तो अगर आपने ब्रिज बना लिया, तो ब्रिज बनाने के बाद भैया आपसे फर्स्टली तो वो पूछेगा कि कौन सा ब्रिज है जो इंडक्टेंस के लिए, कौन सा ब्रिज है लो इंडक्टेंस के लिए, कौन सा ब्रिज है क्वालिटी फैक्टर मेजर नहीं किया जा सकता किस ब्रिज के द्वारा, या क्यों नहीं किया जा सकता। पहले तो वो थियोरेटिकल पूछेगा। कई बार क्या हो जाता है कि वो आपको एक ब्रिज देता है और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देता है, तो वो वैल्यू इतनी टिपिकल नहीं होती फाइंड आउट करना, तो मेथड सबका सेम है। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं किस तरीके से आपने सोल्व करना है, और वही मेथड आप सब में लगाएंगे। एक दो के लिए मैं वो मेथड आपको पूरा पूरा सोल्व करके बता दूंगा, पर सब में पूरा सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं और मैं आपको रिजल्ट लिखूंगा। सबका एक दो में आपको सोल्व प्रयास ही करूंगा कि बता पाऊं, पर क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो मैं एक बार आपको ये बता रहा हूं कि कैसे सोल्व किया जाता है। सिंपल सा तरीका है, मेरी बात सुने। इस पूरे को मैंने मान लिया Z1, ये पूरा मैंने मान लिया Z2, ये है आपका, इसको मैंने बोल दिया Z3, और इसको मैंने बोल दिया Z4। इतनी सी बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और ये आपका Z4 है। Z1 Z2 Z3 है, Z4, ये चीजें हैं। अब कि सर Z1 कैसे लिखूं, इधर सुने। Z1 में रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, बिल्कुल है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। तो Z1 है R1 प्लस आयोटा XL1। आप कहेंगे सर यहां तो हम लोगों को एक्सएल दिख नहीं रहा, पर आपको पता है चूंकि एक्सएल बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, ओमेगा एल। तो मैंने लिख दिया Z1 है आपका R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1। R1 प्लस आयो एक्सएल, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, बात कर चुके हैं। तो आयोटा एक्सएल। Z2, Z2 क्या है, सिमिलरली R2 प्लस आयोटा ओमेगा L2, ये है आपका Z2। थर्ड है आपका Z3, और Z3 क्या है मेरे बच्चों, R3, और Z4 क्या है मेरे बच्चों, R4। हो गया बात। Z1 लिख दिया, Z2 लिख दिया, Z3 लिख दिया, Z4 लिख दिया। तो अब क्या करना है, अगली स्टेप देखें। ये सब चीजें लिख दी, तो अगली स्टेप क्या है कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ब्रिज आपका बैलेंस्ड है
तो आपने क्या करना है, अपोजिट आर्म मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल कल हम बात कर ही चुके हैं। तो इसको इससे और इसको इससे, तो देन क्या होगा, अपोजिट आर्म मल्टीप्लीकेशन, अपोजिट आर्म मल्टीप्लीकेशन। अपोजिट आर्म मल्टीप्लीकेशन किया तो Z1 को तो Z4 से और Z2 को Z3 से। बहुत बढ़िया। तो Z1 को Z4 से और Z2 को Z3 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सब में जितने भी हम लोग ब्रिज देखेंगे सब में यही फॉर्मूला आपने लगाना है। अपोजिट आर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपका इजीली सोल्व हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है। तो Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। अब वैल्यू पुट करना है मेरे बच्चों। तो Z1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1, ये तो है Z1 का वैल्यू। Z4 का वैल्यू क्या है, R4। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू Z2 क्या है, R2 प्लस आयोटा ओमेगा L2। बहुत अच्छे। और Z2 के साथ क्या है, Z3 क्या है मेरा, R3। ये मैंने लिख दिया सारा वैल्यू। जैसे ही वैल्यू लिखा मुझे दो पार्ट मिल गया। अब मुझे करना है मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपका सोल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं, क्योंकि मैं ये रब करूंगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। तो ये आपने जब लिखा तो इसको मैं फर्दर सोल्व कर रहा हूं। देखिए बच्चों, R1 R4 से, तो R1 R4 प्लस की जगह प्लस आयोटा ओमेगा L1 R4। ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही ये इससे भी होगा, देन ये इससे भी होगा। तो अगला होगा R2 R3 इज इक्वल टू सॉरी प्लस आयोटा ओमेगा L2 R3। बस हो गया आपका काम। कुछ नहीं करें, रियल पार्ट इक्वल करें, रियल पार्ट, और इधर मैंने किया इमेजिनरी पार्ट। जब रियल पार्ट लिया तो मुझे बताएं, रियल पार्ट बिना आयोटा वाला ये रहा, रियल पार्ट बिना आयोटा वाला ये रहा। तो मैंने रियल पार्ट देखा, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। बहुत अच्छे। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, R1 की एंड L1 की। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 R3 डिवाइडेड बाय R4। ये हो गया पहला सोल्यूशन, अननोन R1 का वैल्यू। मुझे R1 थोड़ी फाइंड आउट करना था, मुझे तो क्या फाइंड आउट करना था, L1। तो अब देखें, अगला है आपका रियल पार्ट, तो मैंने रियल पार्ट इक्वल कर दिया। अगला है इमेजिनरी पार्ट, तो मैं देन इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहा हूं। आयोटा वाला, आयोटा के साथ नहीं, आयोटा वाला क्या है, ओमेगा L1 R4, ओमेगा L1 R4। इधर आयोटा वाला क्या है, ओमेगा L2 R3। बहुत अच्छे। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L1 की। तो L1 क्या हुआ, L2 R3 डिवाइडेड बाय R4। पूरा सोल्यूशन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं किया। वापस समझे, ये आम है, ये आम है, ये आम है, ये आम है। R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1, R2 प्लस आयोटा ओमेगा L2, R3 और R4। तो ये इंटू ये किया। तो जैसे ही मैंने Z1 Z4 Z2 Z3 किया, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट कर दिया। अब इनको जो मल्टीप्लाई था वो कर दिया, रियल के इक्वल कर दिया, इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। रियल को इक्वल कर दिया, मुझे R1 का फाइंड आउट करना था तो R1 मिल गया, मुझे L1 का फाइंड आउट करना था तो L2 मिल गया। तो सबसे बेस्ट चीज ये हुई कि बिल्कुल आसानी से क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो R1 मिल गया, L1 मिल गया। अब R1 मिल गया, L1 मिल गया, परंतु इसकी एक कमी है। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मॉडिफाइड मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। क्यों बच्चों, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, क्योंकि इसमें कहीं कैपेसिटेंस जुड़ रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं जुड़ रहा। तो फर्स्टली तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो है तो इजीली सोल्व कर सकते हैं आप, इक्वेशंस आपकी इजी है। ठीक है, इजीली सोल्व। दूसरा, और सर्किट कैसा है,
सर्किट की कैलकुलेशन सर्किट की कैलकुलेशन क्या है कि बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है। और आपका थर्ड चीज क्या है और बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बताएं कहीं ओमेगा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। तो जब ओमेगा नहीं आ रहा तो फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र है, फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र है। और इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, और उस डिसएडवांटेज को ही ओवरकम करने के लिए मैं बनाऊंगा कौन सा? मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस नहीं लग रहा, और कैपेसिटेंस नहीं लग रहा तो इससे डिसएडवांटेज क्या है कि कैपेसिटेंस नहीं लगने के कारण आप क्वालिटी फैक्टर, चूंकि कोई कैपेसिटेंस नहीं होने के कारण क्वालिटी फैक्टर ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको अपने आप चीज समझ में आ जाएगी जब हम इसका नेक्स्ट मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो ये इसका क्या है डिसएडवांटेज, क्योंकि यहां पर कोई, और कैपेसिटेंस भी कैसा होना चाहिए मेरे बच्चों? वेरिएबल, ताकि वैल्यू को मैं क्या कर पाऊं? चेंज कर पाऊं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी फैक्टर एक्चुअल में अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ओमेगा एल अपॉन आर या 1 अपॉन ओमेगा सी आर। तो कैपेसिटेंस तो जरूरी है, कैपेसिटेंस नहीं होगा तो आप क्वालिटी फैक्टर मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्या सोल्व किए हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। कुछ नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज की। इसका डिसएडवांटेज क्या है? आप वेरिएबल कैपेसिटर नहीं होने से आप क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं कि मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज कैसे। अगला है मेरे बच्चों मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ब्रिज बनाते हैं। ये R1 और ये L1, ये उसमें भी था और ये इसमें भी है, R1 L1, और यही अननोन है। R1 L1, R2, R3, R4, और ये मैंने लगा दिया C। और ये जो कैपेसिटर है ये कैसा है मेरे बच्चों? वेरिएबल कैपेसिटर। और अभी अपन देखेंगे कि इससे आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? क्वालिटी फैक्टर। क्या फाइंड आउट कर पाएंगे? क्वालिटी फैक्टर। और वो भी कौन सा? मीडियम, क्योंकि MRI। क्यों मीडियम? वो भी हम लोग बात करें। तो तरीका होगा भाई, मैंने एक ब्रिज लिया, वो R1 L1, R2 L2, और ये सारा सोल्व कर लिया। अब इधर देखें, ये है आपका क्या? Z1, ये है आपका क्या? Z2, ये है पूरा आपका क्या? Z3, सॉरी Z4, और ये पूरा क्या है आपका? Z3। समझना, सुनना, देखना ध्यान से, बिल्कुल आपने देखना है। सबसे पहले मैं लिखूंगा Z1, और इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं। Z1 क्या है? R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1, क्योंकि सीरीज में है। ये हो गया Z1। Z2 है मेरा R2, और Z3 है मेरा R3। अब Z4 थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है, और दोनों सीरीज में नहीं है, दोनों किसमें जुड़ रहे हैं? पैरेलल में। तो कैसे सोल्व करें? बिल्कुल आसान तरीका है। आप पैरेलल में कैसे सोल्व करते हो? पैरेलल में आप लिखते हो R1 R2 बटे R1 प्लस R2, पर यहां पर दोनों रेजिस्टेंस तोड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? इधर समझे, कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक चीज है। ये तो रेजिस्टेंस है ही सही, कैपेसिटेंस में क्या होता है? रिएक्टेंस। तो इस C को मैं क्या लिखूंगा? XC, और वो भी खाएगा माइनस का, और किसके साथ? आयोटा के साथ। तो माइनस आयोटा XC हो गया। यहां XL था और यहां पर क्या है? XC है। XL क्या था?
आयोटा, एक्सएल था आपका ओमेगा एल और एक्सी क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अब मल्टीप्लाई करना है ये इंटू ये डिवाइडेड बाय भाई R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो R1 तो है नहीं R4 इंटू माइनस आयोटा एक्ससी डिवाइडेड बाय R4 प्लस माइनस आयोटा एक्ससी। R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 पर R2 तो है नहीं, तो ये इंटू ये इंटू ये डिवाइड बाय ये प्लस ये। आप डायरेक्ट सी थोड़ी लिख सकते हैं क्योंकि आपने एक्सी को लिखना है। एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब आगे सोल्व करता हूं, Z4 मेरा हुआ माइनस आयोटा R4 और एक्सी को क्या लिख दिया मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय R4 प्लस माइनस क्या हुआ माइनस आयोटा और एक्सी को क्या लिख दिया ओमेगा सी, चूंकि एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। एलसीएम लूंगा और एलसीएम लेके जब सोल्व करूंगा तो इधर देखें Z4 इज इक्वल टू माइनस आयोटा R4 अपॉन ओमेगा सी डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया ओमेगा सी R4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। एलसीएम लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, ओमेगा सी से ओमेगा सी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो Z4 मेरा हुआ माइनस आयोटा R4 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी R4 माइनस आयोटा। ये हो गया आपका किसका मान मेरे बच्चों Z4 का वैल्यू। कुछ नहीं किया, वापस समझे। Z1 तो सिंपल था क्योंकि ये दोनों सीरीज में, तो ये प्लस ये तो R प्लस एल थोड़ी लिखेंगे, R प्लस आयोटा एक्स तो R प्लस आयोटा ये सीरीज में था जोड़ दिया। अब ये पैरेलल में है तो ये इंटू ये, पर इसका कैपेसिटेंस थोड़ी लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या होगा आयोटा एक्स सी, आयोटा लिखना जरूरी है, तो ये इंटू ये डिवाइडेड बाय ये प्लस ये, तो R4 इंटू माइनस, क्योंकि कैपेसिटेंस में मैंने आपको बता चुका हूं हमेशा क्या लगा के लिखना है माइनस, तो R4 इंटू माइनस आयोटा एक्स सी डिवाइडेड बाय R4 प्लस और साइन सहित माइनस आयोटा एक्स प्लस माइनस हुआ माइनस और सोल्व किया और ये आपका आ गया Z1 Z2 Z3 Z4। वापस एक बैलेंस कंडीशन हम लोग इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे और सारा आपका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो एट बैलेंस कंडीशन वही अपोजिट आर्म आपने मल्टीप्लाई करना है, अपोजिट आर्म मल्टीप्लाई, बिल्कुल आसान सा तरीका है। वही चीज आपने मैंने बोला है कि ये वही मेथड है, आपने कैलकुलेशन की गलती आपसे हो सकती है। तो ये इंटू ये, तो Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। बहुत अच्छे। Z1 क्या है R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1, बहुत अच्छे, इंटू Z4 क्या है मेरे बच्चों माइनस आयोटा R4 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी R4 माइनस आयोटा बराबर Z2 क्या है R2 और Z3 क्या है R3, तो R2 इंटू R3। ये डिवाइड वाला है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो R1 प्लस आयोटा ओमेगा L1 इंटू माइनस आयोटा R4, ये इधर गया, तो R2 R3 ओमेगा सी R4 माइनस का आयोटा, वही मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइनस आयोटा R4 इससे हुआ तो माइनस आयोटा R1 R4, बहुत अच्छे, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, आयोटा इंटू आयोटा क्या हुआ आयोटा का स्क्वायर, ओमेगा L1 R4 बराबर R2 R3 ओमेगा सी R4 और माइनस आयोटा R2 R3। बहुत अच्छे, हो गया सोल्व। कि सर ये आयोटा स्क्वायर का क्या करूं, एक चीज याद रखें, आयोटा तो क्या होता है -1 अंडर रूट में, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, आयोटा क्यूब क्या होगा माइनस आयोटा और आयोटा 4 क्या होगा 1। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या है मेरे बच्चों -1, तो माइनस आयोटा R1 R4 माइनस -1 ओमेगा L1 R4 बराबर R2 R3 ओमेगा सी R4 माइनस आयोटा R2 R3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो
इसको आगे सोल्व किया, फर्दर सोल्व किया मैंने, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, आयोटा R1 R4 माइनस के साथ, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ओमेगा L1 R4 बहुत अच्छे, बराबर R2 R3 ओमेगा C R4 माइनस आयोटा R2 R3। खत्म हो गया। वही कंपेयर करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं उधर का रब कर दूंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इसको आगे फर्दर सोल्व किया तो वही रियल और इमेजिनरी में इक्वल करूंगा और मेरा सारा काम हो जाएगा। देखो यही इक्वेशन है, मैं वापस लिख रहा हूं। देखो आयोटा वाला तो इमेजिनरी पार्ट और बिना आयोटा वाला रियल पार्ट, तो ये तो रियल है, तो ओमेगा L1 R4 माइनस माइनस आयोटा R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 ओमेगा C R4 माइनस आयोटा R2 R3। बहुत अच्छे। अब वही रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो एक तरफ मैं लिखूंगा रियल और एक तरफ मैं लिखूंगा इमेजिनरी। रियल पार्ट यह वाला है, बिल्कुल है, और ये भी आपका कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आपका यह वाला है, तो ये है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी। अब रियल पार्ट इक्वल किया तो रियल पार्ट है ओमेगा L1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 ओमेगा C R4। क्या कैंसिल हो रहा है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो रहा है, R4 से R4 कैंसिल हो रहा है, तो L1 का मान सीधा आ गया मेरे बच्चों C R2 R3। यही तो अननोन है, वापस R1 और L1 यही ब्रांच में से क्या रखनी है, अननोन, तो L1 का मान सीधा सीधा निकल गया आपका। क्या कैपेसिटेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और अगर कैपेसिटेंस आ रहा है तो आपका बिल्कुल क्वालिटी फैक्टर फाइंड आउट होगा। अभी हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला, तो आयोटा वाला R1 R4 पर साइन भी तो लिखना है, तो माइनस R1 R4 इज इक्वल टू माइनस R2 R3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन R1 क्या हुआ, R2 R3 डिवाइडेड बाय R4। बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो L1 फाइंड आउट हो गया और ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, R1 फाइंड आउट हो गया, बिल्कुल इजी तरीके से। कि सर आप क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वापस समझे, कुछ नहीं किया मैंने, Z1 का वैल्यू रखा, Z4 का वैल्यू रखा, वही कैलकुलेशन है मेरे बच्चों। तो आपने ये जो नीचे वाला था इसको इधर लेके गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो सिंपल सी चीजें हैं जो आपने सोल्व करनी है। तो पूरा रिजल्ट आ गया L1 का वैल्यू और R1 का वैल्यू। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको आगे बात करते हैं। तो बच्चों चूंकि कौन सा कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है, लगा है, इसलिए क्वालिटी फैक्टर ज्ञात किया जा सकता है। और कैसे करेंगे, इधर देखो, चूंकि क्वालिटी फैक्टर मैंने क्या बोला, ओमेगा L अपॉन R, तो L1 अपॉन R1। चूंकि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये डायरेक्ट है, ओमेगा L1 अपॉन R1, L1 की वैल्यू पुट करूंगा, R1 की वैल्यू पुट करूंगा, तो Q इज इक्वल टू ओमेगा L1 क्या निकला, C R2 R3, और R1 क्या निकला, R2 R3 डिवाइडेड बाय R4। R2 R3 से R2 R3 कट गया, तो क्वालिटी फैक्टर क्या निकला, ओमेगा C, और ये कहां चल गया ऊपर, तो क्वालिटी फैक्टर क्या निकला, ओमेगा C R4। बहुत अच्छे, तो ये हो गया आपका सारा काम। तो इससे आप मैक्सवेल इंडक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस आ रहा है और ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेरी चाहिए, इसको वेरी करके आप क्या निकाल सकते हो, क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान हो गया। तो अब क्वालिटी फैक्टर कौन कौन सा मेजर कर सकते हो, तो इधर सुनो, Q इज डायरेक्टली पर, भाई ओमेगा तो 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी आपका ऐसी ब्रिज है 50 हर्ट्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो Q क्या हो गया, C R4। अब यदि C का वैल्यू मैंने ले लिया माइक्रो में 10 की पावर -4, और इसका वैल्यू ले लिया 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मतलब ये तो ले लिया किलो में, और ये ले लिया, ये बहुत छोटा और ये बहुत ज्यादा ले लिया, तो क्वालिटी फैक्टर Q प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर -6
इंटू 10⁻³ तो Q क्या हो गया 10⁻³ हो गया, और 10⁻³ एक से कैसा है छोटा, तो लेस देन क्या है 1। तो किसके लिए भी यूज कर सकते हो आप, लो क्वालिटी फैक्टर के लिए भी। अब ये तो लो के लिए हो गया, मीडियम के लिए कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग कि आपने यहीं पर ही अगर सी में ले लेता हूं 10⁻³ और R में ले लेता हूं 10⁻³ तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा कि 10⁻³ इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया 1। मीन्स 1 से क्वालिटी फैक्टर 10 के बीच में, तो ये कौन सा भी कैलकुलेट हो गया, आपका मीडियम भी कैलकुलेट हो गया। तो आपने इतना सारा एक्सप्लेन याद नहीं रखना, आपने तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया इससे L1R1। अब मैं वापस बोल रहा हूं आपको कि अगर आप इनके फॉर्मूले रटने लगेंगे तो कभी सोल्व नहीं होंगे, आपको ब्रिज याद रखना पड़ेगा। पहले ब्रिज में L1R1, फिर L2R2, फिर R3 एंड R4, पहला ब्रिज खत्म। जब मैक्सवेल इंडक्टेंस में क्या चेंज किया कि कैपेसिटेंस लगा दिया, तो R1 L1 तो वही, इधर से L2 हटाया और इधर कैपेसिटर लगा दिया, तो R1 L1 R2, फिर कैपेसिटेंस पैरेलल में R4 के, और उधर की तरफ क्या लगा हुआ है R3, हो गया सोल्व। तो वो सोल्व किया, वही अपोजिट आर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करी सेम, और आपका पूरा सोल्व हो जाएगा, ये वैल्यू आई। तो अब इसका एडवांटेज क्या निकला, जो उसका डिसएडवांटेज था क्वालिटी फैक्टर। भाई मीडियम तो कर ही सकते हैं, पर ये मॉडिफाइड है तो आप लो भी कर सकते हो। क्वालिटी फैक्टर मीडियम एज वेल एज लो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा, लार्ज क्यू कोइल के लिए यह सुटेबल नहीं है। लार्ज क्यू कोइल मतलब जिसका क्वालिटी फैक्टर हाई है, तो हाई के लिए तो हम लोग कौन सा ब्रिज यूज करेंगे, एच हाई ब्रिज। भाई है में एच आ रहा है, तो हाई के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज यूज करेंगे, है ब्रिज। ठीक है, तो है ब्रिज, फिर उसके बाद एंडरसन ब्रिज, और आपके ब्रिज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आई होगी। तो इनको आप देखें, आज 2 ब्रिज हम लोगों ने देखे, दोनों ब्रिज बना के देखें, सोल्व करके देखें। वैल्यूज आपने रटनी नहीं है, आपको अगर ब्रिज पता है, सॉल्यूशन समझ में आता है, तो आपसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, निरंतर आपने इसी तरीके से वीडियो को लाइक करने हैं, और आपने निरंतर इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद मेरे बच्चों।